स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सियासत की खबर से। मैनिफेस्टो को लेकर आम आदमी पार्टी का विवादों से नाता थम नहीं रहा है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के खिलाफ अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है। यूथ मैनिफेस्टो की तुलना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब से करने वाले आप नेता आशीष खेतान के खिलाफ अमृतसर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये हमारी बाइबल भी है, ये हमारी गीता भी है और ये हमारी गुरु ग्रंथ साहिब भी है। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के इस बयान ने उनको अब कानून के घेरे में खड़ा कर दिया है। आशीष खेतान पर आरोप है कि उन्होंने 3 जुलाई को अमृतसर में यूथ मैनिफेस्टो जारी करने के समय अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथों के साथ की, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने धारा 295A के तहत मामला दर्ज करवाया है। केवल इतना ही नहीं, मैनिफेस्टो में दरबार साहिब की फोटो के नीचे आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू लगे होने की शिकायत भी FIR में दर्ज करवाई गई है। ये एक करनैल सिंह पीर मोहम्मद है, उन्होंने शिकायत की है कि ये जो इन्होंने यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उसकी जो कंपैरिजन है उसका वो धार्मिक ग्रंथों के साथ किया गया है और गोल्डन टेम्पल की फ़ोटो के साथ झाड़ू की फ़ोटो लगाई गई जो इनका पार्टी का सिंबल है। वो उनका मानना है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऑन दैट बेसिस हमने ये पर्चा दर्ज किया, केस रजिस्टर किया और उस पर जो बनती कार्रवाई की जा रही है। अमृतसर पुलिस के मुताबिक इस मामले में आशीष खेतान को जल्द ही समन भेजा जाएगा और पूछताछ की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जल्दी ही समन किया जाएगा। हालांकि खेतान इस मामले में माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज ये शिकायत उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान ने सफाई दी है कि उनकी मंशा किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। आशीष खेतान ने कहा कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं और फिर से मांगते हैं। विवादित बयान पर आशीष खेतान ने एक बार फिर से माफी मांग के कहा कि उनका मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अमृतसर में आपके यूथ मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथ से करने के विवाद पर आशीष खेतान की तरफ से माफी मांगने के बावजूद यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमृतसर में खेतान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस तो दर्ज हो गया है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच एक बार दोबारा से आशीष खेतान ने पंजाब की जनता से माफी मांगी और कहा कि अनजाने में उनके मुंह से शब्द निकल गए थे। भाषण के दौरान एक वक्तव्य पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। कल भी मांगी थी और वाहिगुरु जी सबको माफ़ी देते हैं। मेरी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। उधर अमृतसर में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज होने पर खेतान ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार को उनकी माफी कबूल नहीं है तो वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। अगर अकाली सरकार को मेरी माफी नाकाफी लगती है तो वो जिस सूली पर मुझे लटकाना चाहते हैं वो मुझे लटका सकते हैं। आम आदमी पार्टी के यूथ मैनिफेस्टो की तुलना गुरु ग्रंथ साहिब से करने के बाद आशीष खेतान विवादों में घिरे थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। अपने घोषणा पत्र को लेकर आम आदमी पार्टी विवादों में घिर गई है। हालांकि आपका कहना है कि खेतान ने माफी मांग ली है और उन्हें माफ करना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब की संस्कृति की जानकारी ही नहीं है। आशीष खेतान के विवादित बयान पर कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से यूथ मैनिफेस्टो की तुलना करके फंसे आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान की
पंजाब के डिप्टी सीएम ने जमकर खिंचाई की है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के अधिकांश नेता बाहरी हैं, जिन्हें पंजाब के कल्चर और धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। आप दे लीडर यूपी बिहार तो आए हैं, उन्होंने पंजाब दी कल्चर बारे, पंजाब दे धर्म बारे हले कुछ इन्ना पता नहीं। उस करके उन्होंने पता ही नहीं कि सिख धर्म दी की मनता है, सिख धर्म दे विच गुरु साहबान दी ते किवें बेदबी करते हैं और आप वाले, इन्होंने शर्म होनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने आशीष खेतान के बयान को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों से मैनिफेस्टो की तुलना करना बेहद गलत है। हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे किसी और धर्म से संबंधित हमारे ग्रंथ हैं, इनकी एक अपनी जगह है और राजनीतिक मैनिफेस्टो के साथ उसकी तुलना करना एक मूर्खता है। वहीं पंजाब बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है और धार्मिक ग्रंथ से यूथ मैनिफेस्टो की तुलना करना शर्मनाक करार दिया है। ये पंजाब का अपमान है, ये पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान नहीं है, विश्व के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान है। भला जिसको इतना ज्ञान न हो कि घोषणा पत्र और पवित्र ग्रंथ साहब में कितना अंतर होता है, वो वहां राजनीति करेंगे। जबकि आम आदमी पार्टी इस विवाद पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। संजय सिंह का कहना है कि खेतान माफी मांग चुके हैं और उन्हें माफ कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांग ली तो धर्म ग्रंथ की जो शिक्षा है, गुरुओं की जो शिक्षा है, संतों महात्माओं की जो शिक्षा है, किसी ने अगर अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, तो उसे माफ कर देना चाहिए। पंजाब की समझ न होने की दलील देकर विरोधी सियासी दल आम आदमी पार्टी को डोमिनेट करने की कोशिश में जुटी हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिलका। आपके घोषणा पत्र में सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस के दो दिग्गजों में अलग अलग बयान सामने आए हैं। सांसद रणनीत बिट्टू के तेवर जहां तल्ख हैं, तो वहीं चन्नी का मानना है कि खेतान पर केस नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गजों के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला है। गुरु ग्रंथ साहिब से यूथ मैनिफेस्टो की तुलना कर सियासी और कानूनी पचड़े में फंसे आशीष खेतान पर पंजाब कांग्रेस के दिग्गज अलग अलग सुर में बोलते दिख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस विधायक दल नेता चिरंजीत सिंह चन्नी ने खेतान के खिलाफ केस दर्ज करने की निंदा की है। उन्होंने इस मामले में सूबा सरकार को निशाने पर लिया है, क्योंकि वो इत्थे दे लोग ने बाहरों आके राज करना चाहते हैं। लेकिन मैं इत्थे ये भी कहांगा कि इस गल पिछे परचा दर्ज कर देना, FIR करना, उन्हां दे खिलाफ एक्शन लेना, जबकि उन्होंने माफ़ी मांग ली सी, ये जायज़ नहीं है। दूसरी तरफ चन्नी के ही पार्टी के सांसद रणनीत बिट्टू की दलील है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। ये माफी के एक शब्द बोलने से लोग इनको माफ नहीं करेंगे। इसकी सीधी FIR दर्ज तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ये सब बीड़ा उठा रखा है पंजाब में। कभी उनके MLA कुरान शरीफ को उनके साथ वो बेअदबी करते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि सिख धर्म का बड़ा दिल है और माफी मांगने पर माफ किया जाता है। उन्होंने माफी मांग चुके आशीष खेतान के खिलाफ केस दर्ज करना गलत ठहराया है। आशीष खेतान ने कल दोए हाथ जोड़ के सारे पंजाबियों को, सारे सिखों को उन्हें माफ़ी मंगी है कि मेरे को जाने अनजाने जो गलती हो गई है तो मैं सारे को माफ़ी मंगना, और मैं समझना कि उन्होंने फराख दिली ना माफ़ी दे देनी चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर सिखों का बड़ा दिल होने का हवाला देकर माफ़ी दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। जगतार बुलर, जी मीडिया, चंडीगढ़। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर आज फिर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया।
अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी अरसे से सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। आज एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये सरकार अपने दामन को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जिस तरीके से वो राजेंद्र कुमार को क्लीन चिट दे रहे हैं, और इसलिए जरूरी है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। प्रदर्शन को उग्र होते देख दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया। दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का संगत दर्शन का कार्यक्रम जारी है। जलालाबाद हल्के में संगत दर्शन के पहले दिन सुखबीर सिंह बादल ने जहां कई गांवों का दौरा किया, तो वहीं उन्होंने रियो ओलंपिक का हिस्सा बनने जा रहे पंजाब के खिलाड़ियों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। रियो ओलंपिक का हिस्सा बनने जा रहे पंजाब के खिलाड़ियों को डिप्टी सीएम ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री 2 दिवसीय संगत दर्शन कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं। पहले दिन उन्होंने जलालाबाद के 18 गांवों का दौरा किया। इस दौरान जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं करोड़ों की विकास राशि का भी ऐलान किया। सुखबीर बादल ने दावा किया कि हल्के के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे। बाकी जिन्हों ने ट्यूबल कनैक्शन की लोड़ सी वो भी असीं मंजूरी दे दी है, वो भी हो जाएंगे। मैं लगता तुहानूं नवा मैडिकल कार्ड तो मिल गया होना, थोड़ा जिहड़ा हेल्थ कार्ड वाला वंडते हैं। साडी कोशिश रही है कि तुहानूं हर चीज की सहूलत दी जाए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियो ओलंपिक में सूबे के 19 खिलाड़ी देश का मान बढ़ाएंगे। ऐसे में राज्य सरकार ने भी उन्हें न्योता दिया है और खिलाड़ियों की मदद के लिए राज्य सरकार भी तैयार है। 100 प्लेयर इंडिया चो जा रहे हैं, जिहदे च 19 पंजाब दे है ते उन्हां नूं असीं पूरी मैं उन्हां नूं मिल भी रहूंगा, मिल भी रहा ते असीं कोई ना कुछ जरूर करांगे। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने जलालाबाद के अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी की। फाजिलका से सुनील नागपाल के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। पंजाब में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब में अब उनके पास अपना पक्का मकान होगा। ये रिपोर्ट देखिए। खुले आसमान में जिंदगी बसर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए पक्का घर बनाने के लिए ग्रांट देना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पंजाब सरकार 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। पंजाब के इन गांवों की सूरत अब बदलने वाली है, क्योंकि जल्द ही इन कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान लेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के पास सिर छिपाने के लिए छत तक नहीं है, जो अब भी खुले आसमान के तले जिंदगी जीने को मजबूर हैं, उन्हें भी अब सुरक्षित और पक्के घर मिलेंगे। और इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से इस काम को पूरा किया जाएगा। कमाले लोग आए ने ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ BPL शामिल ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ 1,22,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਈ ਹੈ। 1,22,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਆਏਗਾ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨਰੇਗਾ ਚੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ देना है। प्रदेश सरकार भले ही अपनी इस पहल पर खुश हो रही है, लेकिन विरोधियों ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने सरकार की स्कीम को चुनावी कदम करार दिया है। दूसरा ये 1.5 ਲੱਖ वाली केंद्र सरकार की स्कीम है, ये पंजाब बादलों का कुछ नहीं। ये हमेशा केंद्र सरकार दी स्कीमां नूं ही अगे लिया के अपना नाम दे के अपनी फोटो लगा के करते हैं। ये मैं कहना कि 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई मकान नहीं बनता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। देर बाद चेता आया ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ में आए तो क्या है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਈਅਰ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੇ आ गई है। पंजाब सरकार भले ही इस योजना के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सरकार के विरोधी इस योजना को चुनावी कदम बता रहे हैं। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।
एसवाईएल के मुद्दे पर तरनतारन के सभी गांवों की पंचायतों और 4 हलकों के विधायकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम लिखे मांग पत्र को जिले के डीसी को सौंपा। एसवाईएल के मुद्दे पर तरनतारन के सभी गांवों की पंचायतों और 4 हलकों के विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र को डीसी को सौंपा। विधायकों की ओर से कहा गया कि पानी पंजाब की लाइफलाइन है। पानी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब तरनतारन जिले के अकाली विधायकों और गांवों की पंचायतों ने एसवाईएल नहर का निर्माण किसी भी हालत में न होने की बात कही है। एसवाईएल के विरोध में पंचायतों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया और कहा कि पंजाब की खेती नहर के पानी पर निर्भर है। एसवाईएल बनने की सूरत में पंजाब की किसानी बर्बाद हो जाएगी। इसी को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया। अकाली विधायक विरसा सिंह वरटोहा ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण रोकने के लिए वो किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। पंजाब दा हक है इन्हां पानियां ते और अज पंजाब कोल एक तुपका भी पानी देण जोगा है नहीं ते जे किते तुसीं पंजाब दे नाल धक्का कीता एसवाईएल बनाउण दी कोशिश कीती असीं एसवाईएल नहीं बन देवांगे और सानूं इहदे वास्ते मोर्चे लाउणे पए संघर्ष करना पिया जे जिंदगियां भी वारनियां पईयां वारांगे। अज उहदे बारे ही राष्ट्रपति साहिब नूं जिहड़े कि सारिआं दे साਂਝੇ ने उन्होंने को ऐसी मेमोरेंडम भेजे अपने जज्बात भेजे ने। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने भावना मुख रखते हुए जोड़े है उन्होंने जो रेगुलेशन दिए गए हैं वो सरकार को भेज दिए जाएंगे ताकि अगली रणनीति कार्य की जाए। विधानसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा एक बार फिर एसवाईएल का मुद्दा सुर्खियों में है। पिछले विधानसभा चुनाव सत्र के दौरान भी एसवाईएल का मुद्दा पंजाब में जमकर गूंजा था। मनीष शर्मा, जी मीडिया, तरनतारन। पंजाब में फिर से आतंकी खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 7 से 8 संदिग्धों के पंजाब में आने की खबर है। इस खबर के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। हम इस वक्त पठानकोट के इंटरस्टेट नाके पे खड़े हैं जहां पर हर आने जाने वाली गाड़ी जो है उसको चेक किया जा रहा है। बाकायदा गाड़ियों को रोका जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका और खुफिया इनपुट मिलने के बाद पठानकोट में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पठानकोट के माधोपुर नाके के साथ जम्मू कश्मीर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसी सूचना है कि हथियारों से लैस आतंकी जम्मू कश्मीर से रवाना हो चुके हैं, जिनका टारगेट दिल्ली है। अलर्ट के बाद से माधोपुर नाके से गुजरने वाले वाहनों की गहन तलाशी की जा रही है। कहा हुआ है कि आप ये नाका है यहाँ साथ ही हिमाचल पड़ जाता है तो दूसरी और हमारे जैन भी पड़ता है बॉर्डर है इसको चेक किया जाए कि कोई आदमी है जो उसको पकड़ के उससे इन्वेस्टिगेट की जाए। पठानकोट के एसएसपी ने बताया कि पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकसी बरते हुए हैं और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉग स्क्वाड और जो मेटल डिटेक्टर हैं वो भी पुलिस यूज कर रही है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे वो भी यूज कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत में भी हमले की आशंका बनी हुई है। सभी गाड़ियों की गहनता से जो है जांच की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध गाड़ी या संदिग्ध बचकर ना जाने पाए। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। और अब हरियाणा का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत जिले के अधिकारियों के साथ आज बैठक की और विकास योजना का जायजा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी विकास कार्य तय समय सीमा पर पूरे करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को पानीपत पहुंचे तो उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। योजनाओं पर चल रहे काम की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। तय समय सीमा में विकास के कार्यों को निपटाने की हिदायत दी। अधिकारियों के साथ सामान्यतः जहां भी मैं जाता हूं बैठक करता हूं, अधिकारियों से फीडबैक लेना पड़ता है कि उस जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है, कितने विकास कार्य वहां हुए हैं, कहां कोई अड़चन है तो क्या अड़चन है। तो इसलिए उन सब अड़चनों को दूर करके और कहीं ढिलाई है तो उस ढिलाई को दूर करने के लिए अधिकारियों के सामान्य मीटिंग रखने का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास की योजनाओं को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इस मौके पर मनोहर लाल ने केंद्रीय योजना नमामि गंगे पर जोर दिया। मनोहर लाल गुरुवार को पानीपत में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा और पवित्र एक अभियान चलाया जा रहा है, नमामि गंगे। तो उस नमामि गंगे के कारण यानी इस अभियान के माध्यम से जितने भी नाले, बरसाती नाले अथवा शहर के गंदे पानी के नाले जो भी नदियों में जाते हैं उनके पानी को साफ करके उसमें डाला जाए। तो एसटीपी की योजना बनी है, इसी के अंतर्गत कल एक एसटीपी का यहाँ शिलान्यास होगा और इसी प्रकार से और कई जो परियोजनाएं हैं पानीपत की उनका भी कल शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर गंभीरता से काम चल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र की नमामि गंगे योजना पर जोर दिया। पानीपत से राजेश खत्री के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी कमलनाथ का 84 सिख दंगों के आरोप पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद को छोड़ने वाले कमलनाथ पर अब हरियाणा में भी सियासत शुरू हो गई है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले को लेकर पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी विरोधियों ने कमलनाथ को घेरना शुरू कर दिया है। कमलनाथ पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ चुके हैं। वजह थी 84 के सिख विरोधी दंगा मामले में शामिल होने के आरोप। जैसे ही पंजाब में सियासी विरोधियों ने कमलनाथ को निशाना बनाना शुरू किया, उन्होंने पीछे हटना ही सही समझा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पद से पीछे नहीं हटे। लेकिन 84 के सिख विरोधी दंगे के आरोपों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उन्हें निशाने पर लिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने सूबे के जख्मों पर मिर्च फेंकने का काम किया है। नहीं, ये देखिए जो कमलनाथ को यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा है, जिसका 84 के दंगों में हाथ रहा है, जिसमें इतना बड़ा कत्लेआम हुआ था, एक तो वैसे ही हरियाणा के लोगों के ऊपर जख्मों पर मिर्च छिड़कने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरा, जब से कत्लेआम हुआ है इनकी भाषावली बदल गई है, तो इनसे किसी प्रकार का कोई सुधार होगा उम्मीद कम है। इससे पहले मंगलवार को कमलनाथ चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद एक बार फिर उन्होंने पूरे प्रकरण पर सफाई दी थी। नहीं, ये साबित उनके मन में हुआ होगा, पर मैं जानता हूं कि जो बात मैंने साबित करना चाहता था, पंजाब में चुनाव है साल भर के अंदर, और ये फोकस शिफ्ट हुए मेरे ऊपर, ये मैं नहीं चाहता था। कमलनाथ अपने दामन को पाक साफ बताते हुए हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। ललित शर्मा, जी मीडिया। अंबाला में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम होगा। इसको लेकर प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हरियाणा के अंबाला में इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है। सूबे के खेल मंत्री अनिल विज के मुताबिक जल्द ही इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा के अंबाला में फीफा स्तर का स्टेडियम बनेगा। ये वादा किया है सूबे के खेल मंत्री अनिल विज ने। इस स्टेडियम का निर्माण अंबाला छावनी में होगा। स्टेडियम में जहां खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम खेल सुविधाएं मौजूद रहेंगी, वहीं दर्शकों के बैठने के लिए भी बेहतर इंतजाम होंगे। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और अब जल्दी ही इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसलिए यहाँ पर फीफा स्तर का एक स्टेडियम बनवा के दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के बन जाने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैचों का भी आयोजन होगा। जिला खेल अधिकारी अरुण कांत शर्मा ने बताया है कि पूरे ग्राउंड पर फुटबॉल टर्फ लगाई जाएगी और उसके बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। और बहुत ही जल्दी वो फाइनल ड्राइंग हमें सबमिट कर देगा, जिसके अंदर यहाँ पे बीच में फुटबॉल का एक टर्फ लगाई जाएगी और साथ में बाहर उसके सिंथेटिक ट्रैक होगा और पब्लिक के लिए बैठने के लिए एक फर्स्ट क्लास पवेलियन होगा। खेल मंत्री के इस ऐलान से प्रदेश के फुटबॉल खिलाड़ियों को भी काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिलने से वो बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कुरुक्षेत्र में हो रही पुलिस भर्ती पर हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हरियाणा के डीजीपी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। कुरुक्षेत्र में जो भर्तियां हुई हैं उसमें जो मानवाधिकार का हनन हुआ है, किस तरह से देखते हैं इन पूरी चीज़ों को आप? देखिए, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, पर जो प्रार्थी और अभ्यर्थी वहाँ पर जा रहे हैं और
संपूर्ण हरियाणा के जिलों के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए समुचित व्यवस्था चिकित्सा की, टॉयलेट्स की, ड्रिंकिंग वाटर की, वहाँ पर जो भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उन्होंने उसका प्रोविज़न किया है या नहीं किया है? क्योंकि अखबार के रिपोर्ट के अनुसार 3 व्यक्ति मारे गए, 30 को पीजीआई और दूसरे रोहतक के अंदर पीजीआई के अंदर एडमिट कराया गया। 480 से ज़्यादा जो कि है वो मूर्छित हो गए या उनको फर्स्ट एड देनी पड़ी। तो ये सब चीज़ों का बेसिकली मानवाधिकार का हनन है और इसके लिए सरकार को हमने नोटिस दिया है। सरकार की जो रिप्लाई आएगी उसके बाद उनको अगले दिशा निर्देश देंगे। पर आज अखबार में जो हमने खबर पढ़ी है, आपको ज़्यादा मालूम होगा कि अब उन्होंने संख्या 15,000 से घटा करके 7,000 कर दी। निश्चित तौर से संख्या जरूर घटा दी गई है। जो नोटिस दिया गया है कब तक इसका जवाब के लिए मांगा गया है उनसे? उसमें तारीख लगी है 22 जुलाई। अच्छा सर, उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार पिछले हरियाणा में 2-3 महीने पहले जो जाट एजिटेशन हुआ था उस समय भी नोटिस दिए थे, तो फिलहाल उसमें कोई जवाबदेही कुछ हुई है? उसके अंदर जो कि 18 जुलाई अगली तारीख है और सरकार की रिप्लाई उसके अंदर आएगी, तभी हम आपको बता पाएंगे। हाँ, ये थे हमारे साथ हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र में जो भर्ती के दौरान मानवाधिकार का हनन हुआ है उसको लेकर उन्होंने नोटिस भेजा है और फिलहाल आने वाले दिनों में जब नोटिस का जवाब देगा उसके आगे किस तरह की कार्रवाई करनी होगी उस पर नज़र रहेगी। कैमरा पर्सन अरुण शर्मा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। मोदी कैबिनेट में विस्तार और मंत्रालयों के बड़े फेरबदल के बाद आज ज्यादातर मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। सभी मंत्रियों ने ईमानदारी से अपना काम करने की बात कही है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के एक दिन बाद अधिकांश मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अर्जुन राम मेघवाल और संतोष गंगवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चार्ज दिया, जिसके बाद उन्होंने जल्द जीएसटी पास होने की उम्मीद जताई। मानसून सत्र में इस बिल पास करने में सरकार को सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने भी कामकाज संभाल लिया। कानून की प्रक्रिया को और तेज करेंगे ताकि न्याय त्वरित हो। नए खेल मंत्री के तौर पर विजय गोयल और असम के नौगांव से बीजेपी सांसद राजेंद्र गोहेन ने भी रेल राज्य मंत्री के तौर पर काम संभाला। विदेश राज्य मंत्री के तौर पर एमजे अकबर और पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अनिल माधव दवे ने भी पदभार संभाला। 19 नए मंत्री बनाने और 5 की छुट्टी करने के साथ मोदी कैबिनेट 64 से 78 की हो गई। मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल के तौर पर 15 मंत्रालयों के मंत्री बदले गए। ताजा फेरबदल के बाद मोदी कैबिनेट में कुल 78 मंत्री हो गए हैं। कैमरामैन हरविंदर के साथ संदीप ओबरॉय, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं स्मृति ईरानी ने भी आज टेक्सटाइल मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। अपने मंत्रालय के बदले जाने पर चल रही कयासबाजी पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एचआरडी मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने अब कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। कैबिनेट फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग बदले गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो विभाग एचआरडी मंत्रालय था। स्मृति ईरानी इस मंत्रालय की मंत्री थी, उनको देर रात हटाया गया और उसके बाद आज कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार स्मृति ईरानी ने संभाला। स्मृति ईरानी ने कहा, नई जिम्मेदारी के साथ पीएम मोदी के सपने को पूरा करूंगी। मंत्रालय बदलने के सवाल पर एक गाने की लाइन पढ़कर जवाब दिया। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कपड़ा मंत्रालय के दफ्तर के बाहर मौजूद है, जहां स्मृति ईरानी अंदर बैठक कर रही हैं अधिकारियों के साथ में कार्यभार संभालने के बाद। और स्मृति ईरानी जब यहां पर मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा नियोक्ता जो विभाग है वो कपड़ा मंत्रालय है और इसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री का सपना है उसे वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो रोड मैप है उस रोड मैप को पूरे करने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई स्मृति ईरानी को, ऐसा उनका कहना था। अब देखने वाली बात ये होगी कि कपड़ा मंत्रालय में जो उन्होंने कार्यभार संभाला है उसके बाद क्या कुछ नया खास होता है। नए मानव संसाधन विकास मंत्री बने प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज स्मृति से मुलाकात की। जावड़ेकर ने कहा उन्होंने बेहतर काम करने के लिए स्मृति से सलाह भी ली है। बहुत कुछ अच्छी पहल की है, उसको आगे ले चलेंगे और उसके बाद हम
तैयारी करेंगे हमारी। स्मृति ईरानी ने जल्द नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इस दौरान करीब 10 करोड़ लोगों को नौकरियां भी दी जाएंगी। सबसे ज्यादा जो चर्चित कैबिनेट फेरबदल में नाम रहा वो स्मृति ईरानी का था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एचआरडी में लगातार वो विवादों में थी और अब वो कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार यहाँ पर संभाल चुकी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर यहाँ पर मुस्कुराहट जरूर नजर आ रही थी। कैमरामैन सदाशिव के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। जींद में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पिछले 2 साल से बिजली नहीं है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। जींद जिले के मरहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में पिछले 2 साल से बिजली गुल है। बिजली गुल होने की वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ये है जींद जिले का अमरेहड़ी गांव का सरकारी स्कूल, जिसमें पिछले 2 साल से बिजली आती ही नहीं और अब मंगलवार से बच्चों ने भी आना छोड़ दिया। दरअसल बिजली न होने के चलते स्कूल के बच्चों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता था। बिना बिजली के पंखे, बल्ब, पानी की मोटर और कंप्यूटर लैब सब बंद पड़ा था। ऊपर से 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी। बच्चों को हो रही इस परेशानी से अभिभावक इतने दुखी हो गए कि मंगलवार को उन्होंने स्कूल की छुट्टी करवा दी और कहा कि अब बच्चे तब तक स्कूल नहीं जाएंगे जब तक बिजली नहीं आती। गर्मी होने के कारण मास्टर बाहर बिठा देते थे। 45 डिग्री टेम्परेचर हम कैसे पढ़ जाते, इसलिए मास्टरों ने किया कि अब बच्चे जाओ घर पर। 1 महीने के बाद स्कूल लगाता, फिर भी लाइट नहीं है तो फिर क्या फायदा इस चीज का। तो कितने टाइम से लाइट नहीं है? 1 साल से लाइट नहीं है और 1 साल से हम गर्मी में मर रहे हैं। लाइट न होने के कारण हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। पूरे 1 साल से हम गर्मी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मास्टरों ने हमारी छुट्टी कर दी। इस स्कूल पर बिजली विभाग का करीब 1,40,000 रुपए बिजली का बिल बकाया है, जिसके नहीं भरने पर बिजली विभाग ने स्कूल का बिजली का कनेक्शन ही काट दिया। अब जो संशोधित हमारा होने के बाद है, ब्याज माफी के बाद, वो 1,40,200 रुपए है। जब बिजली नहीं है तो ये सारे काम जो हमारे पास सबमर्सिबल है वैसे स्कूल में, लेकिन वो सबमर्सिबल बिना बिजली के काम नहीं कर पा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि बिल शिक्षा विभाग ने देना है और बिजली विभाग को लेना है, लेकिन इस लड़ाई में बच्चे पिस रहे हैं। हमारे स्कूल की आज लाइट जुड़ जाए, हम चालू कर देंगे। पैसा देना शिक्षा विभाग ने, लेना बिजली बोर्ड ने। हमारे बच्चे तंग क्यों? बच्चों का क्या कसूर है इसमें? इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बिल भर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस बात की जांच कराने की बात भी कही कि स्कूल की छुट्टी किसने करवाई। बिजली का बिल के लिए बिल्कुल सरकार की हिदायतें बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी डिमांड भेजिए, बिजली का बिल भेजिए तो सरकार में उतना पैसा डलेगा, चाहे वो बिल कितने का। आपसे पता लगा भी अमरेली का, उसमें फोन से बीओ का आदेश दिए गए हैं। अभी सारे बच्चों की छात्र संख्या और छुट्टी करने वाले कौन कौन लोग थे उनका सबका नाम लेके, ताकि आगे बढ़े। स्कूल पर बिजली का बिल बकाया है। बिल बकाया होने की वजह से बिजली विभाग ने यहाँ का बिजली का कनेक्शन काट दिया है। शिक्षा और बिजली विभाग के चक्कर में खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद, हरियाणा। गुरुग्राम के एक सरकारी कॉलेज के लैब असिस्टेंट की एक छोटी सी कोशिश से सैकड़ों छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरोसा मिल गया है। शिक्षा की ये अलग जगाई है नरेंद्र कुमार ने। गुड़गांव के सेक्टर 14 में स्थित गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज में एक बुक शॉप बनाया गया, जिसका मकसद है गरीब छात्राओं को उनकी पढ़ाई के लिए मदद देना। गुड़गांव का सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है यहाँ की बुक बैंक। जी हाँ, सही सुना आपने, बुक बैंक। एक ऐसी बैंक जहाँ जरूरतमंद गरीब छात्राओं को पढ़ाई के लिए किताबें मुहैया कराई जाती हैं। इस नेक कोशिश के पीछे हैं कॉलेज के ही लैब सहायक नरेंद्र कुमार। नरेंद्र के दिमाग में ये आइडिया तब आया जब साल 2013 में उन्होंने कॉलेज की सफाई के दौरान देखा कि परीक्षाओं में नकल के इरादे से लाई गई किताबें फेंकी हुई हैं। तभी उन्होंने तय कर लिया कि इन किताबों के साथ ही वो एक लाइब्रेरी की शुरुआत करेंगे। महज 20 किताबों से शुरू हुई एक लाइब्रेरी आज करीब 3,500 किताबों वाली बुक बैंक बन चुकी है, जिसकी हर कोई तारीफ करता है। नरेंद्र अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस लाइब्रेरी पर भी खर्च करते हैं। अपनी इस बेहतरीन कोशिश के लिए नरेंद्र कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं। ये नरेंद्र कुमार की कोशिशों का नतीजा है कि महज 20 किताबों से शुरू हुई एक लाइब्रेरी आज 35,000 बुक बैंक बन चुकी है। गुड़गांव से आलोक उपाध्याय के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया।
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी ने अपने एक फैसले में मरीजों के साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट के रहने का फरमान जारी किया है। बाकी सदस्यों को ताबेदारी के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से फीस देनी है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। अस्पताल प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब अस्पताल में मरीज के साथ एक वक्त में केवल एक ही अटेंडेंट होगा। इसके लिए अटेंडेंट का बकायदा गेट पास बनेगा। अगर गेट पास गुम हुआ तो 20 रुपए जुर्माना भी भरना होगा। इस फैसले के पीछे आईजीएमसी का तर्क है कि इससे अस्पताल में भीड़ कम होगी। अंदर जो दाखिल होने वाले मरीजों की संख्या भी इसमें बढ़ी है, तो जाहिर है उनके साथ जो अभिभावक हैं उनकी संख्या डबल हुई है। अंदर काम करने वाले हैं जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, सबकी वजह से वार्डों में भीड़ बहुत हो गई है। तो हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल्ड लोग जाएं ताकि हम सबको अच्छी तरह अटेंड कर सकें। आईजीएमसी के नए फैसले के मुताबिक मरीज के साथ ओपीडी में भी केवल एक ही तीमारदार दाखिल होगा। बिना गेट पास के कोई भी तीमारदार अस्पताल में दाखिल नहीं हो पाएगा। जबकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से हर दिन यहाँ करीब 5000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिनके साथ 3 से 4 तीमारदार तो होते ही हैं। ऐसे में मरीजों के तीमारदार अस्पताल प्रबंधन से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये एक मेरे ख्याल से गलत निर्णय है। इस पे प्रशासन को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि ये निर्णय जो उन्होंने लिया है कि ये किसके फेवर में है। ये पेशेंट्स के साथ ये जो तुगलकी फरमान है, ऐसे तो गलत बात है जी। पेशेंट के साथ 2-3 आदमी तो होते हैं जी। अब एक आदमी आएगा और कार्ड गुम जाएगा, उसके 20 रुपए देने पड़ेंगे, तो गलत बात है ना जी। क्यों पैसे क्यों देंगे? अब गरीब के, हम तो गरीब लोगों को कहाँ से देंगे पैसे जी। आईजीएमसी की दलील है कि पिछले दिनों ज्यादा भीड़ होने की वजह से अस्पताल में चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। नए फैसले से जहां डॉक्टरों को मरीजों के इलाज में सुविधा मिलेगी, वहीं बीमारदार भी उनकी देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अस्पताल प्रबंधन का ये फैसला किसी के गले नहीं उतर रहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। ऊना में एक डॉक्टर ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद खुद को उड़ा दिया। हादसे में घायल महिला का लुधियाना में इलाज चल रहा है, जबकि फोरेंसिक टीम हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। ऊना में एक डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। ऊना में डॉक्टर रविंद्र सोढ़ी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान डॉक्टर ने अपनी पत्नी मनदीप कौर पर भी गोली चलाई। हादसे में डॉक्टर की पत्नी गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए लुधियाना रेफर किया गया। डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इस वारदात को अंजाम दिया। गत रात थाना गदेट में करीब 1:40 पे सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति ने अपनी बाइक पर फायर किया और खुद उसने गोली मार के अपने आप को खत्म कर लिया। उसी वक्त पुलिस स्पॉट पर गई थी। हैरान कर देने वाली इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है, पुलिस इस बात का खुलासा करने में जुटी है। पुलिस ने मौके का मुआयना भी किया है। मृतक डॉक्टर रविंद्र सोढ़ी ऊना के गरगेट में निजी प्रैक्टिस करता था। पुलिस अब इस वारदात की गुत्थी को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। लेडी जिसको गोली लगी उसको तो रेफर कर दिया है और उसका जो डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ भेज दिया है। जो फॉरेंसिक की टीम जो है वो स्पॉट पर आ रही है और इसके अनुसार आगे जो कार्रवाई है पुलिस जांच शुरू कर दी है। घायल महिला का इलाज लुधियाना में चल रहा है। मौत के पीछे क्या कारण है, इसके लिए पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। राकेश मलिही, जी मीडिया, ऊना। उड़ीसा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उसी तर्ज पर हिमाचल के हमीरपुर में भी भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने किया।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पूरे बाजार की परिक्रमा करते हुए गौड़िया मठ में रथ यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर श्रद्धालु भी खासे उत्साहित नजर आए। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन से धर्म और संस्कृति को बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से समाज का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ रहा है, धर्म और आस्था में उनका विश्वास बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति और इतिहास को समर्पित हो रहे हैं। मैं चाहूँगा युवा पीढ़ी भी अधिक से अधिक संख्या में इसके साथ जुड़े। पूरे एक साल से इंतजार करते रहते हैं कि कब वो साल का दिन आए और हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन के पावन समय पर हम उस रथ को खींच करके अपने जन्म जन्म के जीवन को सुधार करें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने से पहले 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जिसके समापन के बाद भव्य यात्रा निकाली जाती है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया। सरहद पर ईद की रौनक देखने को मिली। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाक रेंजर्स को मिठाई देकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के मौके पर अटारी बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तानी सैनिकों ने मिठाइयां एक्सचेंज कर शांति और अमन का संदेश दिया। पाकिस्तान में बुधवार को ईद मनाई गई। इस खास और पवित्र मौके पर भारतीय सेना ने भी पाक रेंजर्स को बधाई दी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत पाक के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई देकर बधाई दी है। हर साल त्योहारों पर भारत और पाकिस्तान के जवान एक दूसरे को मिठाई देकर बधाई देते हैं। इस बार भी भारतीय सेना ने पाक रेंजर्स को मिठाई देकर ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही अमन और शांति का पैगाम देने की भी कोशिश की है। इसमें जो मिठाई एक सिंबॉलिक जेस्चर है, बट इसका जो बड़ा मकसद यही है कि जो बॉर्डर पे पीस और ट्रैंक्विलिटी है ये मेंटेन रहे। उसको मेंटेन करने में और उसको इंश्योर करने में ये जो जेस्चर्स हैं ये काफ़ी कामयाब होते हैं और उसी सिलसिले में ये मीटिंग की गई थी। हालांकि बीते साल इसी मौके पर भारतीय सेना ने पाक रेंजर्स को मिठाई ऑफर की थी, जिसे लेने से पाक जवानों ने इनकार कर दिया था। इस बार भी फिलहाल भारत पाक के बीच बातचीत को लेकर पेंच फंसा हुआ है, फिर भी इस बार पाक रेंजर्स ने मिठाई स्वीकार कर ली। इससे पहले पिछले साल पाक रेंजर्स ने भारतीय जवानों की तरफ से दी जाने वाली मिठाइयां लेने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया। जम्मू में मुबारक ईद की रौनक देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे हैं। जम्मू में आज ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश के लिए अमन और शांति की दुआ मांगी। जम्मू में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज ही ईद का पर्व मनाया। रमजान के पाक महीने के बाद मुस्लिम भाइयों को इस दिन का इंतजार बड़ी शिद्दत से रहता है। इस खास मौके पर लोगों ने ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर मुस्लिम भाइयों ने देश में शांति और भाईचारे के साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए भी दुआ मांगी। हमारी रियासत में अमन चैन हो और खुशी हो और हमारी रियासत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और ये हालात है इनसे उबर कर बाहर आए और तमाम लोग खुशी से ये ईद भी मनाएं और हमारे तमाम भाई जो दूसरी बरादरियों के हैं उनको भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, JNK गवर्नमेंट, JNK के लोग हैं, हम सबको ईद मुबारक कहना चाहते हैं। और ये 30 दिन रोज़े रखने के बाद ये दिन आता है, तो इसलिए अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह की रहमतें आम नाजिल हो रही हैं। पूरे 30 दिन के रोजे रखने के बाद यह पवित्र दिन आता है। जम्मू कश्मीर और केरला में बुधवार को ईद मनाई गई, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ईद कल मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में ईद आज मनाई गई, जबकि देश के अन्य हिस्सों में ईद का त्योहार कल मनाया जाएगा। रविंदर श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। कश्मीर में जहां एक तरफ हर्षोल्लास के साथ मुबारक ईद मनाई जा रही है, तो वहीं माह रमजान की आखिरी नमाज अदा करने के बाद कुछ शरारती तत्वों ने एक बार फिर से ISIS और पाकिस्तान के झंडे लहराए। रमजान के पाक महीने के समापन के बाद आज श्रीनगर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कश्मीर घाटी में आज ईद उल फितर का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। पाकिस्तान में भी आज ही ईद मनाई जा रही है।
श्रीनगर में देर रात मुफ्ती बशीरुद्दीन ने ईद का चांद दिखाई देने की घोषणा की थी, जिसके बाद श्रीनगर में रमजान का पाक महीना पूरा होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। इस मौके पर उन्होंने सूबे के अमन और खुशहाली की दुआ की। ईद उल फितर है और मुसलमान सब आज ईद नमाज पढ़ने के लिए इस ग्राउंड में हाजिर हुए हैं और अल्लाह ताला से अपने इस रोजे के महीने की जो दुआ है उसको कबूल करने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है ऊपर से, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। ये कई होता है कि मतलब कभी सऊदी अरब और ये बाकी जो है ये जो कंट्रीज हैं एक साथ ईद हो रही है, तो आज इस सिलसिले में सऊदी अरब और ये जो कश्मीर या बाकी पूरी वर्ल्ड की ईद हो रही है, तो ये अल्लाह का निज़ाम है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इससे आज एक साथ इंशाल्लाह ईद होगी पूरी उम्मत मुस्लिम के लिए। हालांकि नमाज के बाद कुछ अराजक तत्वों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई। दिल्ली से विशाल पांडे, जी मीडिया। WWE रेसलर द ग्रेट खली ने भारतीय ओलंपिक दल को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि भारतीय खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की है। इस समय पूरे देश की जो नजरें वो रियो ओलंपिक के हैं कि क्या इस बार हमारे खिलाड़ी बढ़ से मेडल लेके आएंगे, और इस मसले के लिए हमारे साथ हैं ग्रेट खली। उससे बात करें। खली जी, जैसे आप जानते हैं कि अब ओलंपिक है, सभी रियो ओलंपिक की तैयारी करें, कितनी उम्मीदें हैं? खास करके रेसलिंग की बात करें तो भारत को मेडल मिल पाएगा इस बार रियो ओलंपिक्स में? मैं चाहूँगा कि भी मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ओलंपिया में मेडल लाएंगे और हमारा क्योंकि फ़ख्र से हमारा भी मतलब जैसे बोलते हैं एक सिर ऊपर होता है। अच्छा लगता है कि अपने कंट्री के भी मतलब कोई मेडल आए। और बाकी मेरी शुभकामना है सारे खिलाड़ियों के साथ, सारे रेसलर के साथ, ताकि भी मतलब वो ओलंपिया पे मेडल ला सके। देश का प्रधानमंत्री रियो ओलंपिक में जो हमारे पार्टिसिपेट करने उनके साथ बातें करते हैं, उनके पूछते हैं, उनका दुख तकलीफें सुनते हैं, तो इस हिसाब से कितना फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल मतलब अगर कोई मतलब प्रधानमंत्री हमारा एक उनका हौसला बढ़ा रहा है, तो इससे मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि इतना आज तक मेरे को नहीं लगता कि पहले कोई प्रधानमंत्री एक उनसे मतलब एक उनको हौसला देना कि भाई आप जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, आप करो, आप देश के लिए मतलब मेडल लाओ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उससे क्या है कि स्पोर्ट्समैन का एक और हौसला बढ़ जाता है। ये उम्मीद है ग्रेट खली की कि इस बार अगर रियो ओलंपिक में अगर इंडिया का नाम चमकेगा, बहुत चमकेगा, और मेडल तालिका में इस बार भारत का नाम नीचे से नहीं, हमें ऊपर से देखना होगा, और वो हमें हमारे लिए पूरे देशवासियों के एक बड़ा गर्व होगा। कैमरामैन आकाश के साथ जगतार बुल्ला, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब बात मौसम की। आज दिन भर कैसा रहा आपके शहर में मौसम का हाल, ये रिपोर्ट देखिए। हिसार और भटिंडा में पारा बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि दिल्ली गुड़गांव का तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शहरों में पारा फिर से चढ़ने लगा है। हिसार में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिल्ली में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुड़गांव में पारा 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब की बात करें तो बठिंडा में 38 डिग्री, गुरुनगरी अमृतसर में आज सुबह बारिश की दस्तक ने गर्मी से राहत दिला दी। अमृतसर में आज अधिकतम तापमान 36 और पटियाला में 34 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं लुधियाना में 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 28 डिग्री और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्रीनगर के तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मनाली में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। 25 खबर 25 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।